गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, एक बार बताना। सोनिया, सुजल, राशि, एनीवन, एक बार बेटा कंफर्म करो। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? डाउनलोड्स पे। अपने वाले नोट्स नहीं आएंगे इसमें? आज कुछ हुआ है क्या, फॉर्मेट वगैरह किया है कुछ? कौन से वाला टॉपिक ले रहे थे अपन? वो तो हो जाएगा, आईसीआई वाला तो ओपन हो जाएगा, लेकिन नोट्स वाला ओपन नहीं होगा बेटा इसमें आज। एक बार बुला ही लो, अपन डलवा ही लेते क्योंकि फिर दिक्कत ही आएगी। हाँ बोल दो एक बार भैया को, वो डाल देंगे। सर कुछ फॉर्मेट हुआ है इसके अंदर, तो नोट्स वगैरह नहीं है, आज ही हुआ है। और नेट भी वर्क नहीं कर रहा मेरे, इससे जा भी नहीं रहा। यहाँ वाला नेट नहीं, अपने इसमें भी। हाँ उसमें भी है वैसे तो। हाँ 13 वाले में भी है। एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा मैटर स्टार्ट तो करते हैं आईसीआई से तब तक, है ना? सर्च भी नहीं करने दे रहा है। फायरफॉक्स के थ्रू कर रहे नहीं हो रहा, ब्राउजर के थ्रू हो रहा है। फायरफॉक्स से ही किया था। एक मिनट, फायरफॉक्स से ही किया था अभी मैंने, उसमें भी नहीं हो रहा था। नीचे का सर्च करें। धीरे, एक मिनट, ये तो क्रॉस कर देंगे लेकिन गूगल पे सर्च कर लेते हैं। पूरी वेबसाइट का भी फॉर्मेट बदल दिया है। हाँ
चेंजेस किए हैं इन्होंने अभी, आजकल सारे इसी पे ही ओपन हो रहे हैं। कहाँ गया? स्टडी मटेरियल आ रहा होगा ना, ये रहा। पूरा फॉर्मेटिंग चेंज है आज। दिस वन। यूएसबी का आइकन तो नहीं आ रहा, आ गया ना। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। खैर छोड़ो इसको, तो एक बार करें। एक बिजनेस लॉ बुक, एक सर कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स अडेंडम और था, उसमें नहीं है क्या? उसमें आई थिंक उसमें भी नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा। अडेंडम वाला नहीं है वो, अपन डलवाएंगे फिर कभी। अभी आज तो इस पे काम चल जाएगा, बाकी बाद में डला लेंगे और क्या। ठीक है फिर, है ना। लॉ नोट्स अपने ओपन अप करते हैं। कहाँ तक ले लिया था इसमें मैटर बताना मुझे एक बार। ये कर लिया था ना? यहाँ तक हो गया था ना, सेल और अप्रूवल तक हो गया था, है ना। इसके आगे से लेना है ना, तो एक काम करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, एक तो ये भी पेंडिंग पड़ा है हमारा, और एक आईसीआई से आई थिंक लास्ट टर्न पे कुछ भी नहीं लिया था, है ना, तो वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। आईसीआई में एक बार आना, पेज नंबर 2.36 पे, 2.36। इसके अंदर स्पेसिफिक गुड्स वाला चार्ट का जो हमारा पहला कॉलम था, जिसमें क्या क्या रखा था कि अगर आपके गुड्स कैसे हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं या सर्टेन गुड्स हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंडीशन में नहीं है, तो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफ़र होती थी? तुरंत, यही था। तो अब इसके अंदर पहला केस पढ़ो, ये वाला। स्पेसिफिक गुड्स हैं आपके और किस में है? ड्यूरेबल डिलीवरेबल स्टेट में है। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक गुड्स हैं और किस में है? डिलीवरेबल स्टेट में। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? इमीडिएटली, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे ओनरशिप ट्रांसफ़र। जैसे एक्स गया शॉप पे, टीवी खरीदा और शॉपकीपर से बोला इसकी क्या कर दो? होम डिलीवरी कर दो। टीवी ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स, इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्स। इमीडिएटली मतलब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आगे क्या दिया? स्पेसिफिक गुड्स है टू बी पुट इनटू
डिलीवरेबल स्टेट मतलब अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, पैकिंग, पॉलिशिंग या ग्रेडिंग से रिलेटेड कोई ना कोई काम पेंडिंग है। तो जब आप वो काम कर दो, बायर को नोटिस दे दो, ओनरशिप ट्रांसफर। तो यही लिखा हुआ है, देखो, वेदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग फॉर द पर्पज ऑफ पुटिंग दैम इनटू डिलीवरेबल स्टेट। तो प्रॉपर्टी तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक आप वो काम ना कर लो, बायर को नोटिस ना दे दो। यही पढ़ा था। फिर इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। पीटर जो है एक लैपटॉप खरीदता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से, होम डिलीवरी के लिए कहता है। शॉपकीपर एग्री हो गया। हाउएवर द लैपटॉप डज नॉट हैव द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, शॉपकीपर क्या कहता है कि मैं इंस्टॉल कर दूंगा, एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द डिलीवरी। इन दिस केस ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब वो इंस्टॉल कर दे और बायर को नोटिस दे दे। नेक्स्ट क्या कहता है कि गुड्स जो है आपके डिलीवरेबल स्टेट में है, लेकिन समथिंग इज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू असरटेन द प्राइस। मतलब गुड्स को वे करना, मेज़र करना, टेस्टिंग वगैरह पेंडिंग है। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब आप ये काम कर लो और बायर को नोटिस दे दो। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए ने कारपेट बेचे एक कंपनी को, विच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। इसका मतलब क्या है बेटा, लाइन का वो समझो। कारपेट का रोल आता है और उसको काट करके रूम के साइजेस के अकॉर्डिंग बिछाया जाना था। ठीक है, अब कारपेट का रोल तो डिलीवर हो गया, लेकिन इससे पहले कि उसको रूम के साइजेस के अकॉर्डिंग काट के बिछाया जाता, कारपेट का रोल चोरी हो गया और आपसे बोला जाएगा रिस्क कौन उठाएगा? ओनरशिप देखो, अभी तक उसको बिछाया नहीं गया था, इसका मतलब ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई। ठीक है, ओनरशिप अभी तक किसकी? सेलर की। तो जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। ठीक है, क्या लिखा है देखो, ए ने कारपेट बेचे कंपनी को, रिक्वायर्ड टू बी लेड, जिनको बिछाया जाना था। कारपेट वॉज डिलीवर टू द कंपनीज प्रीमाइसेस, बट इससे पहले कि बिछाया जाता क्या हो गए? चोरी। इट वॉज हेल्ड एट द कारपेट वॉट नॉज इन अ डिलीवरेबल स्टेट। क्यों? इसको अभी तक बिछाया नहीं गया था। ठीक है, प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र नहीं हुई। फिर अपना आया गुड्स मस्ट बी असरटेन। असरटेन गुड्स में एज इट इज़ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, पहले उन्हें क्या करना पड़ता है? असरटेन करना पड़ता है। पढ़ा था ना, 2 पॉइंट्स थे इस केस में। पहला था सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अनअसरटेन गुड्स है, बाय डिस्क्रिप्शन बेचे हैं, ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है? व्हेन द गुड्स आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अप्रोप्रिएशन का मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था? दिस कंसेंट कैन बी आइदर द सेलर विद द असेंट ऑफ बायर or the buyer with the assent of seller. This consent can be express or implied, can be given before or afterwards. याद आ रहा है ये चीज़ें? ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, either by the seller with the assent of buyer or the buyer with the assent of seller. कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब आप अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर दोगे। ये असेंट आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी, पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी। ठीक है, इस पर मैंने कहा था शॉर्ट नोट आया हुआ है एक बार एग्जाम पे। कौन सा? ये वाला अप्रोप्रिएशन पे शॉर्ट नोट आया हुआ है मेन एग्जाम में, इस पर टिक लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द फॉर द इंटेंशन ऑफ यूजिंग दैम इन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर और बायर। देखो, गुड्स कैसे होने चाहिए? अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स, उसी क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन के होने चाहिए जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई है। किस में होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट में। अप्रोप्रिएशन कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। अप्रोप्रिएशन विल बी मेड आइदर द सेलर विद द असेंट ऑफ बायर और द बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। दिस कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कैन बी गिवन बिफोर और आफ्टरवर्ड्स। यही लिखा है देखो, तो शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है ऑन अप्रोप्रिएशन। कर लोगे? इसके बाद में क्या चीज़ दी हुई है वो देखो। पहला ये पॉइंट हमारा कवर हुआ, दूसरा है डिलीवरी टू कैरियर। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गुड्स सेलर दे देता है डिलीवर करने के लिए, किसको? बायर को, टू अ कैरियर और टू बेली। तो हम ये बोलते हैं गुड्स डिलीवर किए जैसे ही कैरियर वाले को, डीम डिलीवरी टू बायर। क्या लिखा है देखो, सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द बायर और टू द कैरियर और द बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू
बायर, और वो राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स रिजर्व नहीं करता, तो फिर ये माना जाएगा गुड्स अप्रोप्रिएट हो गए, ओनरशिप ट्रांसफर्ड। इन केस द गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर, जैसे ही गुड्स की डिलीवरी कैरियर वाले को दी गई, क्या मानेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर। क्लियर है क्या? बताओ। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, देखो ए जो है अ बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे रिजर्व, ऑफ की जगह और करो, और रेलवे पार्सल। देखो शिप के थ्रू सामान भेज रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग, और रेलवे के थ्रू भेज रहे हैं तो रेलवे पार्सल। इसका मतलब क्या है? ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके नाम पे बना दिए गए? बायर के नाम पे। ओनरशिप इन गुड्स पासेस फ्रॉम सेलर टू द बायर। हो गई कि नहीं होगी? बताओ। अगर रास्ते में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो कौन जिम्मेदार? बायर जिम्मेदार। ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। एम ने ऑर्डर प्लेस किया एक बुक के लिए विद अ बुक सेलर इन मुंबई। उसने क्या कहा? कोरियर से भेज दो। ठीक है, पेमेंट जो है चेक से होना है। सेलर सेंड द बुक बाय कोरियर। रास्ते में गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए, किसकी जिम्मेदारी है? बायर की। ठीक है, जैसे ही गुड्स दिए कोरियर वाले को, क्या मानेंगे कि बायर को मिल गए? डिम डिलीवरी। सेलर वांट्स द बायर टू बियर द लॉस, बायर ही करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ विच बायर हैज बिकम द ओनर, और जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, ही विल बियर द रिस्क, ही विल बियर द रिस्क। इसमें तो सिंपल सा पॉइंट याद करो, डिलीवरी टू कैरियर, डिम डिलीवरी टू बायर। जैसे गुड्स दे दिए किसको? कैरियर वाले को, क्या मिलेंगे? बायर को मिल गए, ये माना जाएगा। हाँ, ये जो हमें दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, ये किस हेडिंग के अंदर है? अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप का ट्रांसफर। इससे पहले वाली हेडिंग क्या थी? ट्रांसफर ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी इन केस ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। अब किसका ले रहे हैं? अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स। अब इसके आगे क्या आया? सेल और रिटर्न बेसिस। इसको तो आप प्रैक्टिकल से भी कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन कराया था क्या इसका, सेल और रिटर्न का? तो मैंने उस समय बताया होगा कि वहीं से लैंग्वेज कर लो, बात तो वही है। भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज एक की करा दी तो वही लैंग्वेज है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो वो खुद अपनी अप्रूवल या एक्सेप्टेंस दे दे, बायर खुद बोल दे मुझे गुड्स को पसंद है, मुझे ओनरशिप ट्रांसफर्ड, या फिर क्या है, अपनी अप्रूवल तो नहीं बताता लेकिन गुड्स को भी वापस नहीं करता। तो जैसे ही टाइम लिमिट एक्सपायर होगी, और अगर टाइम लिमिट नहीं है दी हुई तो रीजनेबल टाइम एक्सपायर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर्ड। या फिर ऐसा कोई काम करता है विच इज़ इक्वेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, दैट इज प्लेजेस और सेल्स द ट्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हो तो कर लो। सेक्शन 24, ठीक है। बहुत इजी से 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट्स के, 1 2 3 के। इनकी रीडिंग लगा लेना बस। ए बी सी तीनों के ही एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल केस स्टडी करा दी। ये भी किया था क्या ये वाला? इससे मिलता जुलता, सेल और रिटर्न बेसिस और कैश ओनली और रिटर्न बेसिस। तो ये कैश ओनली और रिटर्न बेसिस है। इसके आगे एक टॉपिक आ रहा है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अब ये टॉपिक क्या कहता है वो समझो। कौन रिजर्व कर सकता है ये राइट? सेलर। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स में ये राइट मिलता है? स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स में। कौन ये राइट रिजर्व कर सकता है? सेलर। ठीक है, क्या लगाएगा? कुछ कंडीशन। ठीक है, गुड्स दिए सेलर ने कैरियर वाले को, कहा इनकी डिलीवरी दे दो बायर को, और क्या लगा दी? कुछ कंडीशन। जैसे बायर को गुड्स तभी देना जब वो पैसे दे दे, या बायर को गुड्स तभी देना जब वो चेक वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह साइन कर दे। ठीक है, इन केस बायर इन कंडीशन को पूरा नहीं करता तो सेलर जो है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स जैसे बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट खुद के नाम पे रख लेता है। और वो क्या कहता है सेलर से कि तुझे है ना, बायर से क्या कहता है कि तुझे ओनरशिप कब मिलेगी? जब तू कंडीशन को पूरा करेगा। इन केस तूने कंडीशन को पूरा नहीं किया तो ओनरशिप के कागज़ तो मेरे नाम से है ना, मैं जैसे चाहूँ वैसे गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ। दिस इज नोन एज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है ना कि भाई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स सेलर ने अपने नाम पे रख लिए,
इसका मतलब उसने ये राइट रिजर्व कर लिया। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स लिख लो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स शुड बी इन द नेम ऑफ सेलर, तभी ये राइट मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स शुड बी इन द नेम ऑफ सेलर। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स शुड बी इन द नेम ऑफ सेलर, तभी ये राइट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मैं इसमें तुम्हें 4 पॉइंट याद कराऊंगी। 4 पॉइंट याद करने इसमें आएगा तो कैसे आएगा, थ्योरेटिकल। 4 पॉइंट्स याद करने, सेक्शन नंबर 25 लगातार चल रहे हैं। अनअसर्टेन गुड्स में 23 था, 23, 24 सेल और रिटर्न बेसिस, 25 में आ रहा है तुम्हारा ये डिस्पोजल ऑफ गुड्स। देखो पहला पॉइंट क्या कहेगा वो सुनो। कौन से गुड्स में ये राइट रिजर्व किया जा सकता है, स्पेसिफिक और असर्टेन। कौन रिजर्व कर सकता है, सेलर। क्या लगाएगा, कंडीशन। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहेगा कि बायर को ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जब वो इन कंडीशंस को पूरा कर दे। ठीक है, 2 समझ में आ गए ना, तो पहले 2 जितना मैटर ले लो। क्या लिखा है देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और the goods which are subsequently appropriated according to the contract, that is ascertained goods। कौन से गुड्स की बात चल रही है, स्पेसिफिक और ascertained। कौन रिजर्व कर सकता है राइट, सेलर। क्या करेगा, सेलर में रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, और क्या लगा देगा, कंडीशन, until certain conditions are fulfilled। ये हमारा है पॉइंट नंबर 1। क्लियर है। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ से लेना ओनरशिप गुड्स में तब तक बायर को ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो इन कंडीशन को पूरी ना कर दे। यही लिखा है, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, ये आगे एनालिसिस में अच्छे से दिए हुए हैं। कैसे दिए हैं देखो, ये दिया हुआ है देखो, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच राइट टू डिस्पोजल में बी रिजर्व। आप डिट्टो टैली कर लेना, यही चीज़ आगे दी हुई थी। अब यहाँ पॉइंट्स में दिए इसलिए ये बेटर है, इसलिए यहाँ से ले लो। क्या लिखा हुआ है देखो कि इन केसेस में माना जाएगा कि सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया, और ये चीज़ दिमाग में रखना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसके नाम से, सेलर के नाम से, तभी ये राइट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या देखो, गुड्स दिए किसको, शिपिंग कंपनी को या फिर रेलवे वालों को, तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, कि इनकी डिलीवरी किसको कर दो, बायर को। और जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, अगर देखो शिपिंग कंपनी को दिए तो किसकी बात कर रही हूँ, बिल ऑफ लेडिंग की, और अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को दिए तो किसकी बात चल रही है, रेलवे रिसिप्ट की। ठीक है, इनसे पता चलता है कि भाई गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। क्या माना जाएगा, it will be prima facie deemed to have reserved the right of disposal। इजी लैंग्वेज में सुनो, सेलर ने गुड्स दिए रेलवे वालों को या शिपिंग कंपनी को, क्या कहा, इनकी डिलीवरी किसको दे दो, बायर को। जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट, उससे क्या लगता है कि गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स सेलर के नाम से हैं, और सेलर के नाम से है तो क्या माना जाएगा, सेलर ने ये राइट रिजर्व कर लिया। पढ़ो इसे, दोबारा पढ़ो, 2 बार रीडिंग लगाओ इसकी। किसी भी तरीके से अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स सेलर खुद के नाम पे रख ले, ये राइट रिजर्व माना जाता है। प्राइमा फेसी बताती हो भी, प्राइमा फेसी। देखो प्राइमा फेसी जो है ना, वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो प्राइमा और एक फेसी। प्राइमा मतलब प्राइम इम्पॉर्टेंट, और फेसी मतलब फेस पे लिखा है। शॉर्ट में बोले तो बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन। एक बार, पहली बार किसी चीज़ को देखकर आप जो उसके बारे में ओपिनियन बनाते हो, उसको बोला जाता है प्राइमा फेसी एविडेंस। पार्टनरशिप एक्ट में दोबारा आएगा ये वर्ड, प्राइमा फेसी एविडेंस। मतलब अगर बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट जो है डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट है, तो आप ये मानोगे ही मानोगे कि क्या डिजर्व हो गया, राइट ऑफ डिस्पोजल।
ये एविडेंस है। जैसे मेरा प्राइमा फेसी एविडेंस अबाउट GCF5 बैच इज़ अ गुड वन, है ना, बच्चे रिस्पॉन्स भी देते हैं, ठीक है, ठीक है, और शैतान है लेकिन चलता है थोड़ी बहुत शैतानी क्लास में, ठीक है। लेकिन गलती से क्या हुआ, MCC वालों ने मॉक टेस्ट लगा दिए और नंबर आए ठन गोपाल। तो मैं बोला कि बेटा ऐसे ही लगता था कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ओपिनियन क्या था, प्राइमा फेसी एविडेंस द क्लास इज़ टू गुड, है ना, बट यू पीपल में प्रूव मी रॉन्ग, बट करना मत, है ना, करना मत, अब टेस्ट आ भी रहे हैं। हाँ, तभी बोल रही हूँ तुम्हें कि प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन, है फर्स्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन मतलब किसी चीज़ को देख करके आप जो पहला ओपिनियन बनाते हो उसे फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं, और ज़रूरी नहीं है हमेशा कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो। ओपिनियन जो है वो बदलते रहते हैं, कई बार अपन रॉन्ग भी प्रूव होते हैं। तो प्राइमा फेसी एविडेंस मतलब फर्स्ट इंप्रेशन होता है। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ मुझे। गुड्स दिए शिपिंग कंपनी को, रेलवे वालों को, क्या बोला, इनकी डिलीवरी दे देना किसको, बायर को। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसिप्ट। इसको देख के क्या लगता है, गुड्स आर डिलीवरेबल टू ऑर्डर ऑफ सेलर और हिज एजेंट, इट विल बी प्राइमा फेसी डीम्ड कि सेलर ने राइट रिजर्व कर लिया, ठीक है। दूसरा यहाँ साइड में लिखना बेटा, एक तो लिखना बिल ऑफ लेडिंग या फिर और का सिंबल बनाओ एक बार, ये तो अंडू आजकल बहुत ही, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट की बात चल रही थी पॉइंट नंबर 1 में। अब इस बार क्या बात चलेगी पॉइंट नंबर 2 में, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट एज द केस में भी। भाई गुड्स अगर शिपिंग कंपनी के थ्रू गए हैं तो बिल ऑफ लेडिंग, और रेलवे रिसिप्ट आएगी कब, जब रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू है। साथ में क्या जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, साथ में क्या जाएगा सेकंड पॉइंट में, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बार जो है ना सेलर जो है बिल ऑफ लेडिंग रेलवे रिसिप्ट के साथ में क्या भेज रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि बायर उसको एक्सेप्ट करे, उस पर साइन करे और पे करे। इन केस बायर पेमेंट नहीं करता या आनाकानी करता है तो वो उसको जो है ना ये बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट वापस करनी पड़ेगी। इन केस वो गलत तरीके से इन डॉक्यूमेंट को रोक भी ले तो कुछ होना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट किसके नाम से है, सेलर के नाम से, ठीक है। तो कुछ मिलना तब भी नहीं है उसे। क्या लिखा है देखो, सेलर ने ड्रॉ किया बिल किस पर, बायर पे, फॉर प्राइस, और उसको भेज दिया। ही सेंड्स टू हिम द बिल ऑफ एक्सचेंज टुगेदर विद बिल ऑफ लेडिंग और द रेलवे रिसिप्ट। क्या चाहता है, एक्सेप्ट करो, पे करो। बायर जो है उसको ये वापस करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। इन केस वो एक्सेप्ट नहीं करता या पे नहीं करता तो फिर क्या करो, बिल ऑफ लेडिंग रेलवे रिसिप्ट वापस करो। अगर आपने गलत तरीके से बायर ने इनको रोक भी लिया तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। क्यों, ओनरशिप ट्रांसफर होनी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम से, सेलर के नाम से। एंड इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट, प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू हिम। क्यों, क्योंकि ये किसके नाम से है, सेलर के नाम से। अब दोबारा पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, देख लो। सेक्शन नंबर 25 4 पॉइंट में याद करो। पहला पॉइंट कहता है कौन से गुड्स स्पेसिफिक और असर्टेन, कौन रिजर्व करेगा राइट, सेलर। क्या लगाएगा, कंडीशन, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट कहेगा ओनरशिप बायर को कब ट्रांसफर होगी, जब इन कंडीशंस को पूरा कर दे, ठीक है। तीसरा कहता है कि इन सर्कमस्टेंसेस में ओनरशिप ट्रांसफर्ड होगी। इसके 2 पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है गुड्स दे दिए किसको, शिपिंग कंपनी या रेलवे वालों को। क्यों दिए, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर, एंड बाय बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट इट डीम्स दैट goods are deliverable to order of seller or his agent, it will be prima facie deemed seller has reserved this right, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो क्या है, this time the seller sends bill of exchange together with bill of lading and railway receipt to the buyer to secure the acceptance and the payment thereof. If he does not accept or pay, he has to return the bill of lading or railway receipt. Even if he wrongfully retains it, he will get nothing because the document of title are in the name of seller. Clear है क्या, बताओ मुझे। इतने करने, इसमें ये पॉइंट्स कर जाना। क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन नाम से लगता है कि कभी भी थ्योरी में पूछा जा सकता है। 4 पॉइंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।
इजी लैंग्वेज में भी मैंने समझा दिया और आईसीआई की लैंग्वेज भी समझाई है आपको। यहां तक समझ आ गई बात कि नहीं आई बताओ? एक सिंपल सा यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब आप कंडीशन को पूरा कर दो। इन केस कंडीशन को पूरा नहीं किया तो सेलर क्या कहता है, ओनरशिप के कागज तो मेरे नाम से ना, मैं जैसे चाहूँ वैसे इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता हूँ, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, इसीलिए बोलते हैं इसको। आगे क्या आया तुम्हारा, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, सेक्शन 26। कल भी इसका छोटा सा जिक्र आ गया था जब अपन सैम्बल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मिस्टर वरुण और सैम्बल वाला, सेक्शन 23 जो स्टार्टिंग में 26 लिख के आया था। तो मैंने कहा था कि एक सिंपल सा सेक्शन है, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। तो जब तक ओनरशिप सेलर की, रिस्क भी सेलर का, जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई बायर को तो रिस्क भी बायर का, ठीक है। तो जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, दैट इज द ओनर विल बियर द रिस्क, ठीक है। एक एग्जाम्पल में बताओ इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। ऑक्शन सेल में एक पेंटिंग बेच रहे थे, एंटीक पेंटिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉल ऑफ हैमर हुआ, फॉल ऑफ हैमर 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम, 3rd टाइम फॉल ऑफ हैमर में हैमर टच हो गया एंटीक से और वो एंटीक डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। हु विल बियर द रिस्क, सेलर, क्योंकि बायर को तो अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुई ही नहीं थी। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ? उससे पहले ही गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, तो कौन उठाएगा रिस्क, सेलर उठाएगा। समझ आ गई बात? तो यहाँ क्या लिखा है पढ़ो एक बार पहले, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, दैट इज द ओनर विल बियर द रिस्क। इस रूल के 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है, जो देरी कराएगा वो रिस्क उठाएगा। जिस पार्टी के डिफॉल्ट पे देरी होगी, डिले होगी, वो रिस्क उठाएगा, नो मैटर हुज ओनरशिप इज। The party at whose default the delay will be done will bear the risk no matter whose ownership is. जो देरी कराएगा वो रिस्क उठाएगा। क्लियर है क्या बताओ? जिस पार्टी की गलती की वजह से डिलीवरी डिले हो रही है वो रिस्क उठाएगा, चाहे ओनरशिप किसी की भी क्यों ना हो। हाँ अभी आएगा, बुक से करेंगे ना, उसमें आएगा। ये समझ आ गया, जो देरी कराएगा वो रिस्क उठाएगा। नेक्स्ट क्या दिया इसमें देखो, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ सेलर और बायर एज बेली ऑफ गुड्स विल रिमेन अनइफेक्टेड। मतलब जहाँ पर ड्यूटी और लाइबिलिटी किसकी बनती है, बेली की, वहाँ पे रिस्क बेली उठाएगा, चाहे ओनरशिप किसी की भी क्यों ना हो। बेस्ट एग्जांपल हायर परचेज पड़ा था, ओनरशिप हायर वेंडर की, लेकिन रिस्क उठा रहा था हायरर। क्यों? अगर वो एक इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में भी डिफॉल्ट करता है तो भाई हायर वेंडर को तो गुड्स वापस मिल जाएंगे, नुकसान उसी का तो था। तो जहाँ सिचुएशन किसकी होती है, बेली की, हायरर की सिचुएशन बेली की थी, याद करो। तो जहाँ सिचुएशन किसकी होती है, बेली की, वहाँ रिस्क कौन उठाएगा, बेली उठाएगा, चाहे ओनरशिप किसी की भी क्यों ना हो। एग्जाम्पल हायर परचेज। लेकिन लाइन यही याद करनी है, कौन सी, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर एज बेली ऑफ गुड्स विल रिमेन अनइफेक्टेड। ये लाइन याद करनी है। समझा मैंने दी कि जहाँ सिचुएशन बेली की, रिस्क कौन उठाएगा, बेली। पर इस लाइन के नंबर है, ये याद करना, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर एज बेली ऑफ गुड्स विल रिमेन अनइफेक्टेड। फ्लड की वजह से तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा ना, दोनों पार्टी की कोई गलती नहीं है। नहीं, उसमें ये हुआ ना कि भाई आप टाइम पे डिलीवरी दे नहीं पाए, आप टाइम पे डिलीवरी दे नहीं पाए तो वो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी ना। सेम टू सेम एग्जाम का एक क्वेश्चन था, याद करो आप, रोड ट्रांसपोर्ट था, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में 2 दिन में डिलीवरी करेंगे, वो 10 दिन बाद हुई, तो अगला बंदा तो मना कर ही सकता है ना। वो तो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट में क्या डला हुआ था, टाइम, तुमने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा किया नहीं, मेरी इच्छा पर वॉइडेबल, टाइम इसेंशियल हो गया ना, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये समझ आया क्या, ये बताओ मुझे, ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? तो यही चीज़ मैं अब आपको करा रही हूँ ICI से। कहाँ से लोगे ये टॉपिक, देखो यहाँ से लेना, एनालिसिस पार्ट ज़्यादा अच्छा है, वो ले लेते हैं। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ ओनरशिप, ओनर ऑफ गुड्स मस्ट bear the risk or the damage of goods unless otherwise given in the contract।
जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा है, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। क्या लिखा हुआ है देखो, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक एग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा है। गुड्स जो रहेंगे सेलर के रिस्क पे रहेंगे जब तक कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, और जैसे ही बायर को रिस्क ट्रांसफ़र हो गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, वैसे ही रिस्क भी बायर का। जब तक ओनरशिप सेलर की, रिस्क भी सेलर का, जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई बायर को, रिस्क भी बायर का। ठीक है, ये वही बिडिंग वाला एग्जाम्पल है, रीड कर लो, अपन ने पढ़ा था, यही था ना। एंटीक आइटम हैमर फॉल हुआ, टच हो गया, ब्रेक, कौन बियर करेगा रिस्क? सेलर। आगे देखो, 2 एक्सेप्शन है इसके, 2 क्वालिफिकेशन 2 एक्सेप्शंस। पहले, इफ डिलीवरी हैज़ बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, गुड विल बी एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट, जो देरी कराएगी वो रिस्क उठाएगी। सेकेंड, ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ सेलर एंड बायर एज बेली ऑफ गुड्स विल रिमेन अनइफेक्टेड, दैट इज द बेली विल बियर द रिस्क। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, हायर परचेज। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल पढ़ो एक बार, फर्स्ट वाले एक्सेप्शन का पूछा था ना तुमने। ये देखो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 बेल्स ऑफ कॉटन बेचेगा, किसको? बी को, टू बी डिलीवर्ड इन फरवरी। बी टुक द डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द कॉटन, मेड अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग बिल्स। डिफॉल्ट किसने किया? बी ने। डिफॉल्ट किसने किया? बी ने। कॉन्सिक्वेंटली कॉटन क्या हो गई? अनफिट हो गई। द लॉस विल हैव टू बी बॉर्न बाय द बायर, दैट इज बी। जो डिले कराएगा वो रिस्क उठाएगा। यही तो कह रहा है अपना रूल। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल सा रूल है, 3 लाइनों में वाइंड अप कर सकती हूँ। पहला, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। ठीक है, 2 एक्सेप्शन। पहला, जो डिले कराएगा वो रिस्क उठाएगा। पार्टी एट हुज डिफॉल्ट डिले इज डन विल बियर द रिस्क नो मैटर हुज ओनरशिप इज। फिर ड्यूटी एंड लाइबिलिटी, सेलर एंड बायर एज बेली रिमेन्स अनइफेक्टेड, बेली विल बियर द रिस्क। एग्जाम्पल हायर परचेज। खत्म बात। सेक्शन नंबर 26 क्लियर है क्या? बोलो। इस यूनिट के अंदर हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। और ये जो डॉक्ट्राइन है, अपने सेल्स में 2 डॉक्ट्राइन, एक तो कैवेट एम्प्टर और एक है नेमो दैट। कैवेट एम्प्टर तुम पढ़ चुके हो, यूनिट 2 में पढ़ा दी, सेक्शन 16 लेट द बायर बी अवेयर, पढ़ाई थी ना। और अब जो यहाँ आ रही है वो क्या है तुम्हारी? नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ। जो चीज़ आपके पास नहीं है आप आगे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, एक फ़नी एग्जांपल लगेगा लेकिन समझने में हेल्प करेगा। सुनो, मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं तुम्हें 10 रुपये ही दे सकती हूँ, 10 की जगह 15 नहीं दे सकते। जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं आगे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। टाइटल ऑफ बायर कैन नेवर बी बेटर दैन दैट ऑफ द सेलर। बायर की टाइटल कभी भी सेलर की टाइटल से बेटर नहीं हो सकती। जो चीज़ बायर के पास नहीं है वो सेलर को भी नहीं मिलेगी। सॉरी, जो चीज़ सेलर के पास नहीं है वो बायर को भी नहीं मिलेगी। नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ एज। और शॉर्ट में बोलूँ, ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स। खत्म बात। सिर्फ ओनर ही अपने गुड्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। इस रूल को बोला जाता है नेमो दैट कोड नॉन हैबिट। अब सोच के एक चीज़ बताओ कि हायर परचेज और स्टोलन प्रॉपर्टी में नेमो दैट का रूल लगता है या नहीं लगता? हायर परचेज, स्टोलन प्रॉपर्टी, नेमो दैट का रूल लगता है या नहीं लगता? दोनों केस में एक ही आंसर आएगा, किसी भी एक के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा लो। हाँ, लगता है। अब कैसे लगता है वो सुनो, कैसे लगता है वो सुनो। यहाँ स्क्रीन पे भी आंसर था, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एक्सेप्शन नहीं लिखा। देखो, दूसरा देखो, अगर मैं बात करूं हायर परचेज में, स्टोलन प्रॉपर्टी में बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पहले वाले के पास नहीं होता। यही तो कह रहा है तुम्हारा नेमो दैट, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ एज। जब पहले वाले के पास नहीं है तो आगे वाले को कैसे मिलेगा? सेम बात ही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, बताओ। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि हायर परचेज स्टोलन प्रॉपर्टी, इवन द, लिख लो इसमें, इन केस ऑफ हायर परचेज और स्टोलन प्रॉपर्टी,
in case of hire purchase or stolen property, even the bona fide purchaser does not get good title, in case of hire purchase or stolen property, even the bona fide purchaser does not get good title, the sale is void. Good title, the sale is void. Does not get good title, the sale is void. दोनों में ही सेल void है. अब देखो जो एग्जाम्पल दिए उनमें बोला सेल void है और जितने एक्सेप्शन आए हैं सब में क्या होगी सेल वैलिड. ठीक है. क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता. कैसे पूछता है कि जनरली ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स. Generally, only the owner can transfer the goods. State the circumstances under Sales of Goods Act 1930, under which even a known owner can go transfer a good title to the person. Exception पूछ रहा है. समझ आ रही है चीज़. ठीक है. तो ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ट्रांसफ़र कौन करेगा? नॉन ओनर. लेकिन क्या ट्रांसफ़र होगी? वैलिड टाइटल. जितने एक्सेप्शन है सब में यही होगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक पॉइंट अपन आज कवर करेंगे, कल उसके बाद में आगे देखेंगे. ओनली वन पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर. सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट मतलब बिजनेस एजेंट. कुछ याद आ रहा है? सेक्शन 29 पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में. मर्केंटाइल एजेंट की डेफिनेशन कौन होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एजेंट. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एजेंट है जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है. उसके पास 4 काम करने की अथॉरिटी थी. He can buy the goods, he can sell the goods, he can consign the goods, he can borrow money by pledging the goods. ये 4 काम करने की अथॉरिटी होती है किसके पास? मर्केंटाइल एजेंट के पास. एक चीज़ सोच के बताओ बेटा, आप होंडा की एजेंसी पे गए, आपने क्या किया? बाइक खरीदी. आपको ओनरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये बताओ. मिलेगी. जबकि बेचने वाला मर्केंटाइल एजेंट है, उसके पास कंसेंट से है, होंडा कंपनी की कंसेंट से उसके पास बाइक पड़ी हुई थी. पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ ओनर. और खरीदने वाला बंदा कौन? बोनाफाइड परचेजर, जो पैसे दे के चीज़ खरीद रहा है. एंड हैज़ नो नॉलेज दैट सेलर हैज़ नो राइट टू सेल द गुड्स. इनोसेंट बंदा जिसकी कोई गलती नहीं है, लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा. जितने एक्सेप्शन है सब में बायर कैसा होगा? बोनाफाइड परचेजर. तो एक जगह लिख लो कि ये बोनाफाइड परचेजर होता कौन है. सारे एक्सेप्शन में कहीं नहीं पढ़ने वाले फिर अपन. बोनाफाइड purchaser, he purchases the goods, in good faith. He purchases the goods in good faith for a price, for a consideration, and has no knowledge that seller has no right to sell the goods. The seller has no right to sell the goods. मतलब ये इनोसेंट बंदा है, लॉ इसको प्रोटेक्ट करेगा. 2 सिचुएशन में लॉ इसको भी प्रोटेक्ट नहीं करता. हायर परचेज, स्टोलन. 2 में तो इसको भी कुछ नहीं मिलता, पर 2 के अलावा सब जगह क्या मिल जाएगा? वैलिड टाइटल. ठीक है. इसके पास कमोडिटी गई, वैलिड टाइटल. समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ. 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए. बेचने वाला कौन? मर्केंटाइल एजेंट. उसके पास पोजीशन कैसे है? विद द कंसेंट ऑफ ओनर. एंड खरीदने वाला कौन? बोनाफाइड परचेजर. क्लियर है क्या? बताओ मुझे. तो परसों अपनी यूनिट ख़त्म हो गई है. 2 दिन का टॉपिक पेंडिंग है इस टॉपिक में, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा. आज यहाँ तक का करो, आगे अपन कर लेते हैं. कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा मुझे एक बार. कृतिका, हरमीत, नो? तो चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं, है ना? चलो.
कौन सा? ठीक है, एक बार यहाँ से